क्या कभी आपके दिमाग में मतलब जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस दिन कोई कंपनी अपना सबसे बड़ा मुनाफा घोषित करती है या जिस दिन किसी इंसान को उसका सबसे बड़ा प्रमोशन मिलता है, क्या ये हो सकता है कि ठीक उसी दिन उनके पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई हो? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? क्योंकि हम तो हमेशा ये मानते हैं कि अगर कोई चीज लगातार बड़ी हो रही है तो जाहिर सी बात है वो मजबूत भी हो रही होगी। बिल्कुल। बाहर से तो ये सफलता की एकदम चरम सीमा लगती है, लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी धारणा को पूरी तरह से पलटने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि क्यों जब चीजें सबसे अच्छी दिख रही होती हैं, असल में तभी तभी अंदर ही अंदर नींव दरकने लगती है। हाँ, और ये धारणा पलटना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मतलब हम सफलता को केवल दृश्यमान चीजों से नापते हैं, जैसे आंकड़े हो गए या मुनाफा या फिर समाज में आपका रुतबा कैसा है। सही कहा। लेकिन आप देखिए, जब कोई बहुत बड़ा पतन होता है, चाहे वो रातों रात किसी विशाल कंपनी का दिवालिया होना हो या किसी बेहद सफल इंसान का अचानक बर्नआउट का शिकार हो जाना, वो कभी भी अचानक नहीं होता। वो एक लंबी प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, वो एक बहुत लंबी और अदृश्य प्रक्रिया का परिणाम होता है। और इसी अदृश्य खतरे को डिकोड करने के लिए ही हम आज लेखक संदीप चौहान के कुछ बेहद प्रभावशाली विश्लेषणों पर बात कर रहे हैं। हाँ, उनके जो काम है, विशेष रूप से उनकी किताबें द 8 लॉज ऑफ ग्रोथ, फिर स्ट्रक्चरल डायग्नोसिस ऑफ जेन ज़ी रियलिज्म और चौहानिज्म, इनके आधार पर हम ये समझेंगे कि हमारी आधुनिक दुनिया किस तरह अपनी ही बुनियाद से, अपनी ही नींव से आगे भाग रही है। और यहीं पर उनका वो सबसे अहम कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम संरचनात्मक अंतराल या स्ट्रक्चरल लैग कहते हैं। स्ट्रक्चरल लैग? तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये असल में है क्या? तो स्ट्रक्चरल लैग मतलब ये वो खतरनाक खाई है जो तकनीक और संस्कृति के बहुत तेजी से आगे बढ़ने की गति और हमारी बुनियादी संस्थाओं जैसे हमारी शिक्षा प्रणाली हो गई, कानून हो गए या कॉरपोरेट ढांचे हो गए, उनके बहुत धीमे विकास के बीच पैदा हो जाती है। तो मतलब दुनिया बहुत तेज भाग रही है, लेकिन हमारे सिस्टम अभी भी पीछे छूट रहे हैं। वही तो। और इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु यही है कि ये कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है। जब लोग टूटते हैं तो समाज अक्सर उनकी कमजोरी को दोष देता है। अरे हाँ, हम पीढ़ियों को दोष देने लगते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि आजकल के युवाओं में तो सहन शक्ति ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन चौहान का काम हमें ये बताता है कि हमें पीढ़ियों को दोष देने के बजाय वातावरण का निदान करना चाहिए, वातावरण को समझना चाहिए। मतलब हमें एनवायरनमेंट को डायग्नोज करना है। हाँ, क्योंकि दुनिया जिस गति से भाग रही है और उसे संभालने के लिए जो संरचनाएं, जो सिस्टम्स हमारे पास हैं, उनके बीच का तालमेल अब पूरी तरह से टूट चुका है। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। चौहान अपनी किताब में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विकास विस्तार नहीं है। मतलब ग्रोथ और एक्सपेंशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हम अक्सर ज्यादा को बेहतर मान लेते हैं। हाँ, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक 5 साल पुराने हार्डवेयर वाले स्मार्टफोन में आज का सबसे भारी, सबसे एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दें। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। क्योंकि बाहर से क्या होगा? बाहर से तो स्क्रीन पर सब कुछ बहुत नया और चमकदार दिखेगा, है ना? सारे नए फीचर्स आ जाएंगे। ये विस्तार है, विजिबिलिटी है। लेकिन अंदर क्या हो रहा होगा? अंदर प्रोसेसर रो रहा होगा। हाँ, प्रोसेसर पर इतना भयानक दबाव पड़ेगा कि आपकी बैटरी शायद 10-15 मिनट में ही खत्म हो जाएगी, फोन गर्म होने लगेगा और फिर अचानक से हैंग हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि बाहर का वह नया लुक, वह चमकदार स्क्रीन इस बात को नहीं छिपा सकती कि फोन का हार्डवेयर उस नए सॉफ्टवेयर का वजन उठाने के लिए पूरी तरह से असमर्थ है। ठीक यही संरचनात्मक अंतराल है। तो अगर हम इस स्मार्टफोन वाले उदाहरण को आज के हमारे समाज पर, हमारे इंसानों पर लागू करें, तो हम सच में एक बहुत ही अजीब स्थिति में जी रहे हैं ना? बहुत अजीब। चौहान इसे एक बड़ा ही दिलचस्प नाम देते हैं। वो कहते हैं अलग अलग भविष्य में जीना, मतलब लिविंग इन डिफरेंट फ्यूचर्स। अलग अलग भविष्य में जीना, इसका क्या मतलब हुआ? आप देखिए, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से तो हम 2026 में जी रहे हैं। हाँ, एआई, मशीन लर्निंग, सब कुछ रोज बदल रहा है। एकदम। लेकिन हमारी संस्थाएं कहाँ हैं? हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे कानूनी ढांचे, हमारे जो एचआर के नियम हैं, अगर आप वैचारिक रूप से देखें तो वे आज भी 1990 के दशक में अटके हुए हैं। अरे बाप रे! तो इसका मतलब है कि हम एक ही समय में 2 अलग-अलग टाइमलाइन में फंसे हुए हैं।
एक तरफ 2026 और दूसरी तरफ 1990। ठीक यही बात है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप उस जेनजी छात्र में देख सकती हैं। जरा सोचिए उस छात्र के बारे में जो रात में इंटरनेट पर बैठा है, एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है और स्वतंत्र रूप से जटिल कोडिंग या न्यूरल नेटवर्क बनाना सीख रहा है। हाँ, उसकी सीखने की गति तो एकदम 2026 वाली है। बिल्कुल। लेकिन दिन में क्या होता है, उसी छात्र को एक ऐसी 4 वर्षीय डिग्री प्रणाली से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है जो पूरी तरह से कठोर है, जहां सिलेबस शायद 5 साल पुराना है, जो आज के वास्तविकता से बहुत पीछे छूट चुका है। हाँ। और जब वो छात्र उस पुरानी प्रणाली के साथ इंटरैक्ट करता है तो जो घर्षण पैदा होता है, जो फ्रिक्शन आता है, वही असल में स्ट्रक्चरल लैग है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी असहमति जताना चाहूंगी। मतलब एक सवाल है मेरे दिमाग में। जी बिल्कुल, पूछिए। अगर वो छात्र उस पुरानी प्रणाली से भी गुजर रहा है और फिर भी उसके अच्छे ग्रेड आ रहे हैं, या मान लीजिए कोई स्टार्टअप है जो उसी 1990 वाले पुराने कॉर्पोरेट ढांचे में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हर तिमाही में भारी मुनाफा कमा रहा है, तो क्या वो सफलता नहीं है? मतलब हम उसे खतरे की घंटी क्यों माने? अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो सिस्टम तो काम कर ही रहा है ना। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और यहीं पर लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, जब सिस्टम अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है तो हमें लगता है कि सब ठीक है, रिजल्ट आ रहे हैं तो सब बढ़िया है। लेकिन चौहान के अनुसार ये सिर्फ एक सफलता का भ्रम है, इल्यूजन ऑफ सक्सेस है। ओके। इसे वे केओस ट्रैप कहते हैं, अराजकता का जाल। इस जाल की सबसे बड़ी पहचान ही ये है कि यहाँ प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतराल आ जाता है। यानी सिस्टम रिजल्ट तो दे रहा है, लेकिन वो रिजल्ट टिकाऊ नहीं है। ये काम कैसे करता है अंदर से? उनकी जो वास्तविक संरचनात्मक क्षमता है वो कम होती है, लेकिन बाहर से दबाव या लक्ष्य बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो वो हार नहीं मानता? बिल्कुल नहीं। वो सिस्टम या वो इंसान हार नहीं मानता। वो अतिरिक्त प्रयास के जरिए उस कमी की भरपाई करने लगता है, एक्सट्रीम एफर्ट लगाता है। अच्छा, मतलब लोग रात दिन काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, हाँ, अपनी नींद का त्याग करते हैं, अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगा देते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा को निचोड़कर उस पुराने ढांचे को बस किसी तरह चलाते रहते हैं ताकि रिजल्ट आते रहे। ओहो, अब मुझे समझ आ रहा है। ये वित्तीय कर्ज लेने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक तरह का संरचनात्मक कर्ज लेने जैसा है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, स्ट्रक्चरल डेट। हाँ, क्योंकि जब हम क्षमता के बिना विस्तार करते हैं तो हम असल में कल की ऊर्जा और कल की मानसिक शांति से कर्ज ले रहे होते हैं ताकि आज के रिजल्ट्स अच्छे दिख सकें। बिल्कुल। और जाहिर है इस कर्ज पर आपको बहुत भारी ब्याज चुकाना पड़ता है, और वो ब्याज होता है बर्नआउट। सिस्टम विजिबिलिटी पर तो ध्यान दे रहा है, बाहर से सब बड़ा और सफल दिख रहा है, लेकिन जो संरचनात्मक समाधान है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, उस पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा। इसीलिए जब अंततः उस इंसान की ऊर्जा खत्म होती है तो पतन ऐसा लगता है जैसे अचानक से हो गया। हाँ, लोग कहते हैं अरे कल तक तो सब ठीक था, अचानक क्या हो गया? जबकि असल में वो इंसान महीनों या सालों से उस भारी संरचनात्मक कर्ज को ढो रहा था। बिल्कुल। और ये बात हमारे आज के आधुनिक करियर पर पूरी तरह से लागू होती है। अब देखिए, आज प्रोफेशनल आइडेंटिटी कितनी तरल हो गई है, फ्लूइड हो गई है। हाँ, एक ही व्यक्ति एक साथ कंटेंट क्रिएटर भी है, वो फ्रीलांस कोडिंग भी कर रहा है और शायद वीकेंड्स पर कोई छोटा स्टार्टअप भी चला रहा है। हाँ, आज के समय में ये बहुत आम है। लेकिन जब वो व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए जाता है या बैंक से घर के लिए लोन लेने जाता है, तो वहां का जो कानूनी और हायरिंग सिस्टम है वो आज भी क्या मांगता है? एक फिक्स्ड 30 साल लंबा बोरिंग सा स्थिर रिज्यूमे। वही तो, वो 1990 का सिस्टम आज भी स्थिरता मांग रहा है, और इस बेमेलपन के कारण जो टकराव होता है वो इंसान के अंदर एक भयानक मानसिक तनाव पैदा करता है। और शायद इसी तनाव को चौहान अपने ढांचे में परिवेशीय तनाव या एम्बिएंट स्ट्रेस कहते हैं। मैंने ये टर्म उनके काम में पढ़ा था। हाँ, एम्बिएंट स्ट्रेस। ये कोई ऐसा तनाव नहीं है कि काम के दौरान किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया और आप दुखी हो गए। नहीं, ये तो जैसे हवा में घुला हुआ है। बिल्कुल, ये उस सिस्टम की डिजाइन में ही मौजूद है। आप एक ऐसी मशीन में फंसे हैं जो आपकी तेज गति और अपनी धीमी गति के बीच लगातार घर्षण पैदा कर रही है। तो अगर ये अंतराल कंपनियों को और शिक्षा प्रणाली को अंदर से इतना तोड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस सिस्टम को दिन रात चलाने वाले जो इंसान हैं, उनके दिमाग पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा होगा। बहुत गहरा असर पड़ रहा है।
क्या यही कारण है कि आज मतलब आप अपने आसपास देखिए, ऐसा लगता है कि हर दूसरा पेशेवर इंसान किसी ना किसी रूप में एंग्जाइटी या बहुत ज्यादा मानसिक थकान से जूझ रहा है? 100% यही कारण है। जब हम अपनी क्षमता से अधिक भार उठाते हैं और बिना समस्याओं को सुलझाए बस आगे भागते रहते हैं, तो ये सारा तनाव मनोवैज्ञानिक ऊर्जा की बर्बादी में बदल जाता है। जिसे चौहान साइकोलॉजिकल वेस्ट कहते हैं, है ना? हाँ, साइकोलॉजिकल वेस्ट। और चौहान इसे मुख्य रूप से 3 अलग-अलग रूपों में बांटते हैं। इसमें जो पहला है वो है कॉग्निटिव वेस्ट। कॉग्निटिव वेस्ट, इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में ये असल में दिखता कैसा है? आप ऐसे कल्पना कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं, एक इंसान अपने बिस्तर पर लेटा है, उसे सोना चाहिए, हाँ। लेकिन उसका दिमाग लगातार ऑफिस की किसी ऐसी समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा है जो असल में उसके हाथ में है ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो बहुत रिलेटेबल है ना? क्योंकि वो समस्या किसी और विभाग की धीमी प्रक्रिया के कारण पैदा हुई है, लेकिन वो व्यक्ति एक ही विचार को दिमाग में बार बार घुमा रहा है, लूप में फंसा है, समाधान कुछ नहीं निकल रहा। और फिर वो खुद को ही दोष देता है कि मैं ओवरथिंकिंग कर रही हूँ। बिल्कुल, लेकिन ये ओवरथिंकिंग कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, ये उस बेमेल सिस्टम का सीधा परिणाम है जहां वो काम कर रहा है। उसकी दिमागी ऊर्जा बिना किसी आउटपुट के इंजन के धुएं की तरह बस उड़ रही है, बर्बाद हो रही है। यही कॉग्निटिव वेस्ट है। ये तो बहुत ही जाना पहचाना परिदृश्य लगता है। तो बाकी 2 वेस्ट कौन से हैं? दूसरा है इमोशनल वेस्ट। जब ये संरचनात्मक तनाव बहुत अधिक हो जाता है तो हमारी भावनाएं अस्थिर होने लगती हैं। मतलब हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना या अचानक से बहुत गहरी निराशा महसूस होना बिना किसी ठोस कारण के। और फिर तीसरा है कंट्रोल वेस्ट। कंट्रोल वेस्ट मतलब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश। बिल्कुल, उन चीजों को नियंत्रित करने की लगातार कोशिश करना जो हमारे अधिकार क्षेत्र से, हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हैं। चौहान के इन सिद्धांतों में मैंने कुछ बहुत ही दिलचस्प शब्द पढ़े थे, जैसे कि डेल्टा और टॉलरेंस। हाँ, ये उनके इकोसिस्टम के बहुत जरूरी शब्द हैं। तो अगर हम इस मनोवैज्ञानिक बर्बादी को, इस साइकोलॉजिकल वेस्ट को इन शब्दों के जरिए समझें तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? चौहान की भाषा में डेल्टा का अर्थ है उस वास्तविकता के बीच का अंतर जो अभी है और वह वास्तविकता जो होनी चाहिए। ओके, मतलब गैप। हाँ, और जब ये डेल्टा बहुत बड़ा हो जाता है तो ये फील्ड डायनामिक्स यानी उस पूरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक माहौल को अस्थिर कर देता है। अब देखिए, हर सिस्टम की अपनी एक टॉलरेंस या सहनशीलता होती है। सिस्टम कुछ हद तक इस अंतराल को, इस डेल्टा को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब छोटे छोटे अनसुलझे व्यवधान समय के साथ जमा होते जाते हैं तो वो अक्यूमुलेशन हो जाता है। बिल्कुल, वो संचय या एक्यूमुलेशन अंततः सिस्टम की टॉलरेंस की सीमा को पार कर जाता है। और फिर एक दिन क्या होता है, एक मामूली सा ईमेल या किसी काम में एक छोटी सी देरी उस पूरे सिस्टम को या उस इंसान को धराशायी कर देती है। बाप रे, ये सुनकर सच में थोड़ा डर लगता है ना? मतलब ऐसा लग रहा है कि हम सभी एक ऐसे बम के ऊपर बैठे हैं जिसकी टिक टिक हमें सुनाई ही नहीं दे रही है, क्योंकि हम तो बस भाग रहे हैं। एक समस्या को सुलझाए बिना दूसरी की तरफ भागते हैं, तो हम असल में केवल जटिलता को बढ़ा रहे हैं। एकदम सही। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? हम इस ट्रैप से बाहर कैसे आएं? यहीं पर चौहान की सबसे शक्तिशाली अवधारणा सामने आती है, संरचनात्मक बुद्धिमत्ता या स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस। स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है यहाँ पर। जी बताइए। देखिए, अगर आज की दुनिया इतनी तेज है, सब कुछ पलक झपकते बदल रहा है, तो क्या हम सच में अपनी संस्थाओं या अपनी जिंदगी को धीमा कर सकते हैं? मतलब अगर हम रुक कर अपनी नींव मजबूत करने लगें या जश्न मनाने के लिए रुक गए, तो क्या प्रतियोगी हमें कुचलकर आगे नहीं निकल जाएंगे? क्या ये संरचनात्मक बुद्धिमत्ता आज की तेज तरार दुनिया में व्यावहारिक है? ये एक बहुत ही जायज डर है और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन चौहान का जो समाधान है वो दुनिया से भागने या विकास को रोकने के बारे में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? संरचनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है दुनिया की गति से लड़ना नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत सूक्ष्म क्षेत्र को, अपने माइक्रोफील्ड को स्थिर करना। अपने माइक्रोफील्ड को स्थिर करना। हाँ, इसका मुख्य लक्ष्य है न्यूनतम नुकसान, अधिकतम स्पष्टता, मिनिमल हार्म, मैक्सिमम क्लैरिटी।
इसका सीधा सा मतलब है कि आप बाहर की अराजकता को, बाहर की स्पीड को तो नियंत्रित नहीं कर सकते। जाहिर है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका अपना सिस्टम, आपकी अपनी संरचना स्पष्ट और मजबूत हो। तो ये किया कैसे जाए? मतलब चौहान के विकास के नियमों के आधार पर इसके व्यवहारिक कदम क्या होंगे? कोई प्रैक्टिकल तरीका? इसमें सबसे पहला नियम है कि क्षमता यानी कैपेबिलिटी वो हमेशा विस्तार से पहले आनी चाहिए। ओके, कैपेबिलिटी फर्स्ट। हाँ, यानी अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं या अपनी कंपनी का विस्तार कर रहे हैं, तो पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास उसे संभालने के लिए समय, ऊर्जा और बुनियादी संसाधन सच में है या नहीं। ठीक है, क्षमता पहले, और इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है सुसंगतता का नियम या लॉ ऑफ कोहेरेंस। अब सुसंगतता का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम में सब कुछ एक जैसा हो जाए। तो फिर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि सिस्टम के सभी हिस्से एक दूसरे के विरोध में काम न करें। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी की मार्केटिंग टीम इतना बेहतरीन काम करती है कि एक दिन में 10,000 नए ग्राहक वेबसाइट पर आ जाते हैं। अरे वाह, बाहर से देखने में तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल, लेकिन अगर उस कंपनी की टेक टीम का जो सर्वर है वो केवल 1,000 लोगों का ही लोड संभाल सकता है, तो क्या होगा? तो पूरी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, सब ठप। बिल्कुल, यही असंगतता या इनकोहेरेंस है। एक विभाग की सफलता दूसरे विभाग के लिए आपदा बन गई। तो सुसंगतता का मतलब है कि मार्केटिंग और टेक टीम दोनों की क्षमता एक साथ बढ़े। और अगर हम इसे व्यक्ति के स्तर पर देखें, तो व्यक्ति के स्तर पर इसका मतलब है कि आपकी पेशेवर सफलता आपकी व्यक्तिगत शांति या आपके स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। बहुत गहरी बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो विकास नहीं है, वो केवल आपके अंदर की लड़ाई है। ये तो बहुत ही स्पष्ट करने वाला उदाहरण था। मैंने जब नोट्स पढ़ रही थी तो मैंने एक और शब्द पढ़ा था, विलंबित सत्यापन या डिलेड वैलिडेशन। हाँ, डिलेड वैलिडेशन। तो आज के ज़माने में जहाँ हर रील पर, हर पोस्ट पर हमें तुरंत लाइक्स चाहिए, एकदम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वहाँ ये विलंबित सत्यापन कैसे काम करता है? सच कहूं तो यही इस केओस ट्रैप से बाहर निकलने का सबसे बड़ा और सबसे अहम हथियार है। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम कोई नई चीज शुरू करते ही तुरंत सफलता का जश्न मनाना चाहते हैं। हाँ, डे 1 पर ही हमें रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल, लेकिन चौहान कहते हैं कि सत्यापन को विलंबित करें, डिले करें, सिस्टम को समय की कसौटी पर अपनी स्थिरता साबित करने दें। मतलब तुरंत जश्न न मनाएं। हाँ, असली विकास तब नहीं होता जब कोई चीज पहली बार सफल होती है। असली विकास तब होता है जब वो चीज दबाव में, समय के साथ और बदलती परिस्थितियों के बावजूद बिना टूटे अपना काम करती रहती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर मैंने जिम जाना शुरू किया है तो 3 दिन बाद ही शीशे में देखकर खुद को सफल मान लेना एक भ्रम है। एकदम भ्रम है। असली सत्यापन, असली वैलिडेशन तब है जब मैं 6 महीने तक बिना थके, बिना कोई चोट खाए उस रूटीन को मेंटेन कर सकूं। एकदम सटीक उदाहरण। और इसे प्राप्त करने के लिए ही हमें समाधान के नियम यानी लॉ ऑफ रेजोल्यूशन को समझना जरूरी है। रेजोल्यूशन। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सोचते हैं विकास का मतलब सिर्फ नई चीजें जोड़ना, जैसे नया काम ले लिया, नए रिश्ते बना लिए, नई जिम्मेदारियां उठा ली। हाँ, हमेशा मोर मोर मोर। लेकिन चौहान का रेजोल्यूशन या समाधान का सिद्धांत कहता है कि विकास का एक बहुत बड़ा हिस्सा नई चीजें जोड़ना नहीं, बल्कि पुरानी चीजों को सुलझाना है। ओके, यानी अगर मेरे डेस्क पर या मेरे दिमाग में पुराने अधूरे कामों का कचरा जमा है, तो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले मुझे उस कचरे को साफ करना होगा, उसे रिजॉल्व करना होगा। बिल्कुल। जो सिस्टम अपनी पुरानी परतों को सुलझाए बिना, अपने पिछले तनावों को दूर किए बिना केवल नई नई परतें जोड़ता रहता है, वो विकास नहीं कर रहा, वो केवल अस्थिरता को जमा कर रहा है। और फिर उसे एक दिन ढहना ही है। 100%। इसलिए रुकना, चीजों का मूल्यांकन करना और जो अधूरा है उसे समाधान तक पहुंचाना, ये कोई कमजोरी या ठहराव नहीं है। ये असल में भविष्य की किसी भी बड़ी छलांग के लिए एक बहुत ही ठोस जमीन तैयार करने का आवश्यक समय है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं, तो मुझे लगता है कि तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। विकास या ग्रोथ इस बात से बिल्कुल नहीं मापी जाती कि आप कितनी तेजी से भाग सकते हैं या आपकी कंपनी का आकार कितना बड़ा हो सकता है। जी। विकास की असली कसौटी ये है कि आप कितनी अच्छी तरह अपनी स्थिति को संभाल सकते हैं। संरचनात्मक अंतराल वो अदृश्य शत्रु है जो आपको ये भ्रम देता है कि आप उड़ रहे हैं,
जबकि असल में आप खाई की तरफ गिर रहे होते हैं। बहुत खूब कहा आपने। और जब तक हम अपनी संरचनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इस अंतराल को नहीं भरेंगे, तब तक हर बड़ी छलांग के साथ हमारे गिरने का खतरा उतना ही बड़ा होता जाएगा। और इसीलिए मैं बस यही कहूंगा कि विकास कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है जहां पहुंचकर आप आराम कर सकें। ये एक स्थिति है, एक कंडीशन है जिसे आपको लगातार हर दिन बनाए रखना होता है। रोज उस पे काम करना होता है। हाँ। दुनिया चाहे 2026 की गति से भागे, एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर आपकी बुनियाद मजबूत है, अगर आपके खुद के सिस्टम में सुसंगतता है, तो आप उस गति का शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि आप उस गति का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। बिल्कुल। और ये हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ जाता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम आज से ही और ज्यादा हासिल करने की इस अंधी और थका देने वाली दौड़ से बाहर निकल आएं? क्या हो अगर हम अपनी ऊर्जा का उपयोग केवल नई नई चीजें बटोरने के बजाय अपने जीवन में पहले से मौजूद जो वर्तमान उलझने हैं, उन्हें पूरी तरह से सुलझाने पर केंद्रित करें? शायद वो ठहराव जिसे आज की तेज दुनिया पीछे छूटना मानती है, असल में हमें कल कहीं अधिक मजबूत, स्पष्ट और टिकाऊ बना दे। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर उस इंसान को खोजना चाहिए जो भविष्य में टिके रहना चाहता है। निश्चित रूप से। सोचने और खुद के भीतर झांकने के लिए आज बहुत कुछ मिला है हमें। तो इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ज्ञान और विश्लेषण की एक और नई यात्रा में।